स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना चैप्टर्स नंबर 3 चालू करेंगे आज, जो होगा आपका जनरल्स। देखो, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन्होंने दोनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं प्लीज बच्चे लोग देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स के डिटेल में सर, डिटेल में मतलब आपको एक एक लाइन क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसा तो आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं मिलेगा कहाँ पे भी। सो प्लीज बच्चे लोग देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। अगर नहीं किया है फ्रेंड सर्कल में अपने लिंक शेयर नहीं किए तो दगाबाज हो जाएगा। मतलब आप अपना फ्रेंड का बेनिफिट नहीं देखते हुए खाली खुद का ही बेनिफिट देख रहे हो, मतलब ये नहीं चलेगा। आपको सबको बेनिफिट देना है। और अभी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हिरेन सर के चैनल पे आपको सभी ऑलरेडी मैंने अकाउंट 3rd चैप्टर पे आ गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एसपी के भी कमिंग सून मैंने ऑलरेडी स्टोरी डाल दिया, तो ऑलमोस्ट उसके भी लेक्चर्स आना शुरू हो जाएगा। ओसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड यस तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएंगे। और 11th में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नाम मैं इसलिए बोलता हूँ, बाकी तो इट्स अप टू यू, आपको करना है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाम मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेजोरिटी सभी कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं और अपने को खाली पास ही होना है, अपने को कौन सा रैंक लाना है, इसमें नहीं लाना है अपने को भाई। अपने को कोई रैंक नहीं लाना है। एंजॉय करो लाइफ, एटलीस्ट कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर है आपका, प्रॉपर एंजॉय कीजिए। प्रॉपर कॉलेज का जो वेट किया था कि कॉलेज में जाके ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, करो, बिंदास करो। बट हाँ, एग्जाम टाइम पे थोड़ा सीरियस हो जाना, 5-6 दिन पहले स्टडी चालू करोगे तो भी हो जाएगा। और मेरे वीडियोस देखते रहना, ग्रेट इनफ है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, जो होगा आपका जनरल। देखो, आपका करियर का मैं तुम लोग को लास्ट सेशन में बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है और इंपॉर्टेंट स्टेज बोल सकते हो, मतलब स्टार्टिंग स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो बोलना है वो होगा आपका जनरल। मतलब आगे जाके आपको अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है, जो आपको जॉब के लिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको आना चाहिए, जो हो गया आपकी जनरल। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम ही है जनरल। इसके अंदर आज स्टार्टिंग में अपन जनरल डायरेक्ट नहीं दिया इन लोग ने, अच्छा है इन लोग ने डायरेक्ट जनरल से एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे इन लोग ने भर के 11th में थियरी दिया है, और मेरे हिसाब से जितना थियरी करोगे ना उतना बेस्ट है कंसेप्ट समझने के लिए आपके लिए। बाकी बहुत सारे क्लासेस में जब भी मैं पढ़ता था तभी मुझे तो इतना भी नहीं मालूम था कि थियरी इतना इंपॉर्टेंस है। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि यस, थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज पहले इतना हम लोग जब भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, मैं बात करूँ 7-8 साल पहले, अब 7-8 साल आई थिंक मोर देन दैट, 10 साल तो हो गया पकड़ के चलो। 10 साल पहले मैं 12th में था, तभी ये भी सब चैप्टर सेम ही थे हम लोग को भी। तो वहाँ पे हम लोग को जनरल में डायरेक्ट थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाते थे और डायरेक्ट जनरल क्या कर रहे थे, शुरू कर देते। बट आज मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, थियरी इज इक्वल इंपॉर्टेंट। इवन तो भले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट थियरी इज सेम इंपॉर्टेंट है। अगर थियरी में डायरेक्ट आप क्वेश्चन करने गए, मतलब प्रैक्टिकल करने गए, तो अटकोगे। बट जिन बच्चों ने, देखो स्टेप बाय स्टेप होता है, इन लोग पागल थोड़ी है कि इतना भर के थियरी दिया है, कुछ तो लॉजिक रहेगा ना। इन लोग ने थियरी दिया है, समझ में आ रहा है कि बुक प्रिंट, इन लोगों का क्या बुक बड़ी करनी थी इसलिए इन लोग ने प्रिंट करके छाप दिया सब? नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब होता है। तो इन लोग ने जो इन्फॉर्मेशन दिया उनका मतलब है कि आप बच्चे लोग हमेशा पहले थियरी पढ़ो, बाद में प्रैक्टिकल। देखो, कोई भी अकाउंट बुक के अंदर, कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर मैं बात करूँ, कोई भी मैथ्स भी हो गया, इंक्लूडिंग में मैथ्स की भी बात करूँ, अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, बट उसको उतना ही इंपॉर्टेंट थियरी में भी देना है। अगर आप थियरी नहीं समझोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल। देखो, साइंस में भी अपन प्रैक्टिकल तभी कर पाते जब भी आपको थियरी समझते हैं। अपन 10th में थे, साइंस की लेबोरेटरी में जाते थे, पहले अपन प्रैक्टिकल समझते थे, प्रयोग करते थे, उसके बाद इंप्लीकेशन करते थे उसका। समझ में आ रहा? तो सेम अकाउंट्स हो गया, मैं बात करूँ मैथ्स हो गया, उसको हमेशा आपको पहले प्रैक्टिकल डायरेक्ट शुरू नहीं करनी है, थियरी करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल में जम लगाना है। बहुत भाषण हो गया, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 जनरल। ठीक है, आज के सेशन में वाउचर क्या होता है एंड ऑल सब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, चेक्स एंड ऑल के बारे में। बाद में थोड़ा आगे जाके अपन प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शंस, ऑलरेडी बुक कीपिंग के बारे में अपन ने पहला ही चैप्टर्स था इंट्रोडक्शंस वाला, उसके अंदर अपन ने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था। बुक कीपिंग मेरा आई थिंक तो पहला या दूसरा वीडियो इसी था, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में।
बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि आपको रिकॉर्ड करना है क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो भी मॉनिटरी वाले। बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स द पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड अ डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर। Document is a legal proof for recording the every transaction. Example, when we purchase a computer for a cash 30,000, we get a cash memo. जब भी अपन कैश में क्या करते हैं, बाय करते हैं, कंप्यूटर हो गया, कोई भी असेट्स हो गए, तो आपको जो मेमो मिलता है, नथिंग बट आप नॉर्मल टर्म में अपन बिल बोल देते हैं। जो बिल बोलते हैं उसको अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, कैश मेमो। अपन ध्यान से देखते नहीं है, वहां पे लिखा रहता है कैश मेमो। यस, तो दिस कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। The person or accountant first ensure the reliability and legal proof of the transactions recorded in the books of account. कोई भी अकाउंटेंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी एंट्रीज पास करता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट को सब पहले चेक करना है, कार्यवाही करनी है कि भाई जनरली अकाउंट्स के अंदर कंपनी के अंदर कंप्यूटर आए कि नहीं, जनरली प्रैक्टिकली देखना है कि भाई एक्चुअल में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अमाउंट डेबिट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ही क्या करेगा, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन को। तो वो सब एंगल को देखने के बाद ही क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेगा। एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड, एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस। दीज पेपर आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द बेस फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, क्या यूजफुल है। डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड कर रहोगे उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आप हवा में कोई भी एंट्री पास करोगे नहीं। द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर स्टोर इन अ फिजिकल फाइल और सॉफ्टवेयर। जो भी आपके पास इनवॉइस आ रहा है, बिल आ रहा है, वाउचर आ रहा है, आप चाहो तो फिजिकल के अंदर फाइल के अंदर सेव करो, या तो नावडे सब डिजिटलाइज हो गया, आप क्या करो स्कैन करके बैकअप में क्या कर दो, सेव कर दो, फाइल के अंदर फोल्डर बना के सेव कर दो। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर लीगल एविडेंस फॉर अ कोर्ट मैटर। अगर कल उठ के कोई डिस्प्यूट होता है कि भाई तूने पेमेंट नहीं किया, तूने पेमेंट किया है, अगर जाके एंड में मालूम गिरा कि कोर्ट में केस पहुंच गया, तो कोर्ट में वो जो भी आपके पास बिल है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। इसलिए बोला है कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर अ लीगल एविडेंस। उसको लीगल के एविडेंस की तरह कोर्ट क्या करेगा, जज क्या करेगा, कंसीडर करेगा एज अ प्रूफ। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी फॉर जीएसटी। बाद में डिफरेंट ड्यूटीज हो गए, टैक्स हो गया, उसके लिए भी क्या होता है, जरूरत होती है ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल आर एस फॉलो। कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा कि आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए। पहला ही है वाउचर। अभी ये वाउचर को अपन जनरल टर्म में अपन क्या बोल देते हैं, जनरल टर्म में अपन क्या बोलते हैं, बिल बोल देते हैं। बट अगर मैं वाउचर को भी एलोबरेट करूंगा तो यहाँ पे वाउचर को भी बहुत डिफरेंट लेवल में डिफिनेशंस दिया है कि वाउचर को क्या बोलेंगे। मतलब इंटरनल वाउचर होता है, एक्सटर्नल वाउचर होता है। नॉर्मल टर्म में इस काइंड ऑफ बिल ओनली। अपन नॉर्मल टर्म में कोई भी आज लेमन पर्सन है, मतलब नॉर्मल पर्सन हो तो बिल ही बोल देगा उसको। यस, पर यहाँ पे वाउचर को भी अलग से डिफाइन किया है। लेट्स सी, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट द पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन। मतलब बिजनेसमैन ने जो पे किया है उसका एक प्रूफ है, उसको क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे। इट इज अ लीगल एविडेंस दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी हैज बीन पेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी। मतलब बिजनेसमैन जब भी मालूम है अपन कोई भी पेमेंट करते हैं तो कार्बन कॉपी नीचे रखता है और ऊपर ओरिजिनल बिल कस्टमर को देता है और कार्बन कॉपी वाला वो बिजनेसमैन के पास रखता है। नथिंग बट एक प्रूफ रख रहा है कि हाँ भाई मैंने सो एंड सो डे पे देखो क्या किया है, पेमेंट किया है। देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। एग्जांपल, कैश वाउचर हो गया, बैंक वाउचर हो गया, परचेज वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, ट्रैवल बिल्स हो गया, वेजेस बिल हो गया, सैलरी बिल हो गया, एटसेट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर, इंटरनल वाउचर और एक्सटर्नल वाउचर। लेट्स सी व्हाट इज दैट। Internal voucher, the internal voucher are the voucher or document prepared internally by the organization. Organization internally जो voucher prepare करते हैं उसको बोलते हैं internal voucher। बहुत सिंपल लाइन में एक्सप्लेन किया है। The voucher which is created by the business itself
and signed by the payee मतलब सामने वाली पार्टी, it's called as a internal voucher. It is a prepaid when we cannot get a receipt as a proof for such transaction. Example, टैक्सी फेयर हो गया, बिजनेस फेयर हो गया, ऑटो फेयर हो गया, जहां पे अपने को वाउचर नहीं मिलता है, मतलब एक बिल नहीं मिला। अगर सपोज आज रिक्शा में मैं गया तो रिक्शा वाला मेरे से क्या लेगा, पैसा ले लेगा, करेक्ट, जो भी 25 रुपया 30 रुपया 35 रुपया जो भी हो रहा है, पर वो तो भी मेरे को उसके बदले में इनवॉइस देता है, नहीं देता है ना। तो अगर आपको अपने एंड से श्योर होना है तो आप ही बना दो वाउचर कुछ फॉर्म में, उसको बोलो साइन कर दे और आप क्या कर दो, लेके आ जाओ। एक्सटर्नल वाउचर, दिस वाउचर आर डॉक्यूमेंट जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस. It is a document received from the outside agency regarding the business transaction. Example होगा tax invoice received from the seller for the purchase of the goods or stationery, receipt of the electricity bill paid, debit note, credit note, cash memo, etc. Journal voucher is a basic or original voucher on the basis of which the transaction should be generalized in a journal book. ऐसे तीन करके टाइप के क्या है, वाउचर है। इंटरनल वाउचर जो इंटरनली जनरेट किया है बिजनेसमैन ने, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जनरल वाउचर बेस्ड ऑन द जनरल वाउचर इज नथिंग बट जिसको जनरल बुक से अंदर रिकॉर्ड करता है, और जो ओरिजिनल और बेसिक वाउचर होगा, जो यहाँ पे आपको प्रोफोमा बोल सकते हो, आप स्पेसिमेन बोल सकते हो जनरल वाउचर का। जनरल वाउचर देखो कैसे दिखता है, नेम ऑफ द फॉर्म मतलब कंपनी का नाम लिखा रहेगा, वाउचर नंबर लिखा रहेगा, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट मतलब किसके अकाउंट से डेबिट हुआ है, नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट किसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हुआ है, बाद में पर्टिकुलर्स लिखेंगे किस पर्पस के लिए अमाउंट लिखेंगे, और इन वर्ड, और अप्रूव कौन करेगा, बिजनेसमैन कर देगा, ऑथराइज कर देगा और साइन कर देगा, मतलब बायर सेलर सब साइन कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा कैश वाउचर, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए वो कैश वाले हो गए, कैश वाउचर बोलेंगे उसको। द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट, देखो दोनों जगह रिसिप्ट और पेमेंट के आगे वर्ड यूज किया है लोग ने कैश, बिकॉज दिस आर नथिंग बट कैश वाउचर। रिसिप्ट इज कॉल्ड एज अ कैश वाउचर व्हेन द अमाउंट इज स्पेंड इन कैश एंड वन शुड बी प्रिपेयर्ड अ वाउचर. If any document from the payee is obtained, then that itself can be treated as a voucher. It may be prepared for the payment and external document may be attached to the same. It is a document on the basis of which the entry will be made in the कैश बुक. अगर देखो कैश बुक में वन सेकंड में तुम लोग को बोला कि कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अकाउंटेंट, जनरली अकाउंटेंट ऐसे हवा में एंट्री पास करेगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. सो यहाँ पे कैश वाउचर का भी मेमो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है नकुल एंड कंपनी, यहाँ पे एड्रेस शॉर्ट में लिखा है, वाउचर नंबर, जीएसटी नंबर लिखा रहना है, पे टू किसको पे करना है, ऑन अकाउंट ऑफ, डेबिट अकाउंट नंबर, टोटल अमाउंट, ये सब एक फॉर्मेट दिया है, परफॉर्मा बोल सकते हो, स्पेसिमेन बोल सकते हो, किसका, कैश वाउचर का. अभी आते हैं टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस दिखता कैसा है, जहाँ पे कुछ नहीं, बायर सेलर की इन्फॉर्मेशन रहेगी और टैक्स इनवॉइस है तो ऑफकोर्स टैक्स परसेंटेज भी लिखा रहेगा, कितना जीएसटी है, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, वो सभी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी. मीनिंग ऑफ द टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर to inform the buyer about the quantity, supply, rate, terms of payment at which the goods are supplied, trade discount if any allowed, CGST, SGST फुल फॉर्म बोल देता हूँ. CGST मतलब सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स मतलब SGST, and the total amounting payable by him. It is a purchase invoice or inward invoice for the buyer and seller invoice or outward invoice for the seller. देखो परचेज इनवॉइस फॉर द बायर, बिकॉज बायर के लिए परचेज होगा तो उसके लिए परचेज इनवॉइस बोलते हैं, और इनवर्ड इनवॉइस भी बोल सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड, और सेलर के लिए वो सेल्स इनवॉइस होगा और उसको ऑल्सो कॉल्ड बोल सकते हो, आउटवर्ड इनवॉइस. एंट्रीज इन द परचेज बुक्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज इनवॉइस रिसीव्ड. एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस इज सेंड बाय द सेलर टू द बायर व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम. मतलब सेलर क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा किसको, बायर को, कौन से फॉर्म में, टैक्स इनवॉइस के फॉर्म में. यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का स्पेसिमेन है सुनील जनरल स्टोर. जो सेलर होगा, जनरली जो सेलर होता है वही टैक्स इनवॉइस रेज करता है. कैश बिल होगा, जीएसटी नंबर, कस्टमर का नाम आएगा मतलब बायर्स बोल सकते हो आप, एड्रेस आएगा उसका पर्टिकुलर, सब रेट, क्वांटिटी, टैक्स, CGST, SGST, टोटल अमाउंट आएगा,
रुपीज एंड सब डिटेल यहाँ पे क्या होगी, मेंशन होगी और सिग्नेचर साइन करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो होगा आई थिंक सो, हाँ यस, इसका चेक एंड ऑल है वो सब कवर करेंगे ये वाले सेशन के अंदर ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रेडिट मेमो। जनरली क्रेडिट मेमो क्या होता है, नावडे अपन उसको इनवॉइस बोलते हैं, बाकी पहले उसको क्रेडिट मेमो बोलते हैं। क्रेडिट मेमो मतलब तूने गुड सप्लाई कर दिया है बॉस, तूने सर्विसेज दे दी है, बट तेरे को पैसा अभी तक नहीं मिला, तो वो पैसा कभी मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट मेमो बोलते हैं। अ क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज अ इनवॉइस और बिल, जो मैंने तुम लोग को जस्ट बोला, नेक्स्ट मतलब अभी जस्ट टू मिनट्स पहले बोला, 1 मिनट पहले बोला कि नावडे कैश क्रेडिट मेमो को क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं। जो गुड्स एंड सर्विस दे देते हैं, गुड सप्लाई कर देते हैं, पर उसका पेमेंट कभी आएगा, फ्यूचर में आएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको क्रेडिट मेमो देते हैं। व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस, मतलब उधारी पे, अ सेलर प्रिपेयर द क्रेडिट मेमो, सेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस and send it to the customer along with the articles. When same memo is issued to the buyer is called as a inward invoice and the same is treated as a outward invoice by the seller. ये just अभी ऊपर अपन ने पढ़ा। Therefore, a credit memo is a statement given by the seller to the customer providing the detail of the goods sold for which a certain amount become a due from the customer. In purchase book and sale book entries are made on the basis of the invoices. अभी रिसिप्ट क्या होता है, नथिंग बट आपको जस्ट सेम क्रेडिट में वो जैसा कि आपको गुड्स सप्लाई कर दिया और उसका पेमेंट फ्यूचर में आएगा, उसको बोलते हैं रिसिप्ट नोट। मीनिंग इन मॉडर्न बिजनेस टू इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन द क्रेडिट बट द पेमेंट विल बी मेड ऑन द फ्यूचर डेट। ऑफकोर्स आज नावडे कंपटीशन इतने कटरोट है कि आपको अपने सभी कस्टमर को थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन देने हैं। इन टर्म ऑफ बात करूँ तो पेमेंट, अदरवाइज अगर आप 10 दिन का टाइम दे रहे हो और बाजू वाला 15 दिन का टाइम दे रहा है तो कस्टमर किधर जाएगा, बाजू में जाएगा। यस, तो ऑफकोर्स अगर आपको सेल इंक्रीज करना है फ्यूचर में तो आपको उसको उधारी देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी थोड़ी। एट ए टाइम ऑफ मेकिंग अ पेमेंट द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द पेमेंट फॉर द दिस पर्पज द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज अ रिसीव। मतलब देखो ये डॉक्यूमेंट कभी बनेगा, जब भी पेमेंट हो जाने के बाद पहले क्या देंगे, क्रेडिट, अपन ने पढ़ा ऊपर क्रेडिट इनवॉइस देंगे, नथिंग बट क्रेडिट मेमो बोलते हैं उसको। जब भी गुड्स बेचते हैं ना तभी क्रेडिट मेमो साथ में बेचते हैं। बाद में कस्टमर पेमेंट करेगा ना तो प्रूफ तो रहना चाहिए ना कस्टमर के पास कि मैंने तेरा पेमेंट चुका दिया है, तो वो क्या देगा, रिसिप्ट देगा, कौन, सेलर टू द बायर। यस, क्या हाँ भाई अपना सब अकाउंट क्लियर हो गया, नाउ नो मोर ड्यू। यस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंट्री विल बी मेड इन द कैश बुक। इसके बेस पे कैश बुक में क्या होगी, एंट्री पास होगी। रिसिप्ट का भी सेम कुछ इतना कुछ वाव नहीं होता। देखो ये सब परफॉर्मा है ना, डिपेंड करता है कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे क्या करते हैं, परफॉर्मा बनाते हैं। बाकी देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मा के स्पेसिमेन कि आपको यही फॉलो करना है, नहीं। पर जनरली ये सब चीजें क्या होती है, इंक्लूड होती है। कोई भी अपने हिसाब से क्या बनाए, परफॉर्मा बनाए, इनवॉइस बनाए। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। चेक, और चेक लास्ट कवर करेंगे ये वाले सेशन में। यस, चलो चेक कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या होता है चेक एंड ऑल, और उसके बाद बहुत बड़ा है चेक का कंसेप्ट भी। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऐसा परफॉर्मा बनाया है इसलिए, अदरवाइज बहुत छोटा कंसेप्ट है चेक। और चेक ऐसा कुछ चीज़ तो है नहीं कि जो आपने सुना नहीं है। चेक इज़ वेरी बेसिक वर्ड जो आपने अपने डे टू डे बेस पे लाइफ पे क्या हुआ, सुना हुआ है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। चेक से चालू करते हैं। चेक इज काइंड ऑफ बैनर डॉक्यूमेंट बोल सकते हो आप, या तो चेक बोल सकते हो कि एक उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, बैरर होते हैं और ऑन ऑर्डर होता है। बैरर मतलब वो ऑन द स्पॉट उसको मिल सकता है कैश, एंड ऑन डिमांड बोल सकते हो बैरर मतलब। एंड अब देयर आर वेरियस चेक के बारे में बात करो तो क्रॉस चेक होता है, एंड अगर क्रॉस चेक होगा तो मतलब वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सकता है। अगर क्रॉस चेक नहीं किया है तो ऑन ऑर्डर होता है। तो देयर आर वेरियस चेक अपन डिस्कस करेंगे। While dealing with the business transaction, business use a different type of check to make the payment and for sending money from one place to another place. Checkbook facility is given by the bank to its account holder who maintain the certain minimum balance. A check is an order issued by the accounting holder to his banker to pay on demand a stand sum of money to or to an order specified person or to the bearer. The printed checkbook is issued by the bank to accounting holder as per his requirement.
Definition of check: a check is a written unconditional order signed by the account holder directing a specific banker to pay on demand certain sum of money only to a person named therein or to the bearer। देखो बहुत सिंपल लाइन लिखे, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं क्या है। चेक क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है। कौन देता है? ऑफ कोर्स अकाउंटिंग होल्डर ही देगा। अकाउंट होल्डर किसको देगा? बैंक को देगा। क्या देगा ऑर्डर? कि तू ये चेक क्लियर कर जिसका नाम लिखा है ये चेक पे, जिसका नाम लिखा है ये चेक पे, उसके नाम पे मेरा अमाउंट क्या कर? क्लियर कर। तो चेक इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द अकाउंटेंट होल्डर, जिसके नाम का वो चेक बुक है बोल सकते हो। यस, मतलब जिसे साइन किया है चेक। डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर, मतलब बैंक को क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि पे कर ऑन डिमांड। तू किसको पे कर? टू अ पर्सन नेम देयर इन और टू द बेरर, मतलब जिसका नाम चेक पे लिखा है उसको कर, या तो ऑन बेरर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पे कर। पार्टीज टू द चेक, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है चेक के अंदर? देयर आर 3 पार्टीज। पहला तो मैंने तुम लोगों को बोला अकाउंटिंग होल्डर, सेकंड हो जाएगा बैंकर, और थर्ड हो जाएगा जिसको अमाउंट पे करना है पेई। ऐसे करके ड्रोवर, ड्रोवी एंड पेई करके 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 पार्टीज टू द चेक। पहला हो जाएगा ड्रोवर, जो मतलब अकाउंटिंग होल्डर है, चेक साइन करता है। द पर्सन हु ड्रो चेक इज कॉल्ड एज अ ड्रोवर। ड्रोवी कौन होगा? हमेशा बैंक की होगी। द बैंक ऑन whom the check is drawn is called as a drovee. The drovee is always bank. and पेई कौन होगा? जिसको अमाउंट पे करना है, मतलब जिसको पे करना है, जिसको पे करना है उसको बोलेंगे पेई। द पर्सन इन whose favor check is issue is called as a पेई। ठीक है, तो क्लियर है कंसेप्ट। कंटेंट ऑफ चेक, चेक के अंदर क्या क्या होगा, मतलब कंटेंट ऑफ चेक, नेम ऑफ द बैंक लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, इश्यू, नेम ऑफ द पे लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा वर्ड पे फिगर में, सिग्नेचर लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, चेक नंबर रहेगा, MICR नंबर होगा, IFSC कोड होगा, एंड अकाउंट नंबर होगा। चेक अपना घर पे पड़ा रहेगा, पापा को बोलो चेक बुक दिखा दें। ये सब कंटेंट, ये सब चीज़ें लिखी होगी चेक बुक पे, और आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया है चेक का फॉर्म, ये रहा चेक का, डेट है, नंबर है, रुपीज़ है, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, कौन सी बैंक का है, IFSC कोड क्या है, ये यहाँ पे IFSC कोड है, चेक नंबर क्या है, ये सब चीज़ें क्या होगी चेक के अंदर लिखी होती है। चलो टाइप्स ऑफ चेक की बात करूँ तो 3 टाइप के चेक आपको एलोबरेट किया है। पहला है बेरर चेक, सेकेंड है ऑर्डर चेक, और थर्ड है क्रॉस चेक। बेरर चेक, एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक एट अ काउंटर ऑफ द बैंक इज कॉल्ड एज अ बेरर चेक। मतलब ना तो उसका जनरली बेरर चेक में नाम लिखा नहीं होता, वो जिसके हाथ में चेक है वो ओनर कहलाएगा, उसको माना जाएगा कि वो चेक का क्या है, मालिक है। तो बेरर चेक मतलब एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक एट अ काउंटर पे जाके वो चेक सबमिट करेगा, साइन वाला, उसको क्या बोलेंगे? बेरर चेक बोलेंगे, पर जनरली नाम लिखा होता नहीं है। Any person who hold a check and he is physically present at a counter and sign the same in front of bank can get the amount of check। मैंने तुम लोगों को जज बोला कि वो चेक के जिसके हाथ में होगा काउंटर पे जाके जो क्लेम कर रहा है उसको ही ओनर मानते हैं, क्योंकि चेक पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ बेरर चेक यहाँ पे लिखा है पे और बेरर, रुपीज, अमाउंट एंड दैट्स ऑल। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। सेकंड है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब आपने जनरली क्या लिखा रहेगा, स्पेसिफिक पर्सन का क्या करते हो आप, नाम लिखते हो, उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। व्हेन द चेक इज ड्रॉन पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब यहाँ पे नाम लिखा रहेगा मिस्टर हिरेन गेडिया, तो ये चेक किसके मिलेगा, किसके अकाउंट में जाएगा, मिस्टर हिरेन के अकाउंट पे जाएगा। या तो अभी अकाउंट में जाएगा कि कैश मिलेगा, वो डिपेंड करेगा ये किया है कि नहीं किया है। अगर ये किया है उसको बोलेंगे क्रॉस चेक, तो ये मेरे अकाउंट में जाएगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा। अगर ये नहीं किया है तो मेरे हाथ में कैश भी मिल सकता है। When check is drawn payable to a specific person or order is called as a order check. The payment of order check is made by a bank to a person name mentioned therein or to any other person ordered by him. When the word bearer is struck off, it becomes a order check. Sir, order check कैसे मालूम करेगा ये order check है? ये bearer word हटा दोगे तो it's nothing but order check बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़े। और क्रॉस चेक के अंदर भी डिफरेंट आई थिंक वेराइटीज है। यस, क्रॉस चेक, अकाउंट पेई चेक, क्रॉस चेक, बाद में सेकंड है अकाउंटिंग पेई चेक, उसके अंदर है
तो ऐसा करके दो टाइप के चेक है क्रॉस चेक के अंदर। लेट्स से डिस्कस करते हैं और आज के पार्ट को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्रॉस चेक के अंदर पहला आ जाएगा नॉर्मल क्रॉस चेक, मतलब खाली 2 क्रॉस किया रहेगा। वो जनरली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, मतलब जिसने चेक दिया है और जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट एंट्री पास होगी, डेबिट क्रेडिट होगी। मतलब यहाँ पे आपको कैश हाथ में नहीं मिलेगा। अगर ऊपर वाला होता वहां पे आपको डायरेक्ट कैश मिल सकता है, मतलब जिसका क्रॉस नहीं गया उसको डायरेक्टली पेमेंट मिल सकता है कैश। फॉर अ सेफ इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग होल्डर एंड ड्रॉइंग 2 पैरेलल transverse line on the face of the check is called as a cross check. Cross check has to be deposited into the bank account and payment is made only through the bank. मैं तुम लोग को बोला कि अगर क्रॉस कर दिया तो दोनों के अकाउंट में, इस एक के अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब जो चेक दे रहा है और जिसको पैसा मिल रहा है उसके बैंक में क्रेडिट होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, इतना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको कैश नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा बट कैश नहीं मिलेगा। यस, द इफेक्ट ऑफ दिस चेक हैज द पेमेंट ऑफ द चेक इज रिसीव बाय द राइट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक क्रॉस चेक क्रॉस कर देना है। अभी क्रॉस अकाउंट पेई चेक, अ क्रॉस अकाउंट पेई चेक इज सिमिलर टू द क्रॉस चेक। इन दिस टाइप ऑफ चेक specific person or organization deposited check into the bank and the amount is credited to the specific account only. When 2 parallel lines cross the check are drawn with the word accounting payee only, it's called as a cross account payee check. मतलब एक अकाउंटिंग में ही इसलिए लिखा, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि क्रॉस चेक के अंदर खाली बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा, वो कंफर्म है, किसके अकाउंट में जाएगा वो नहीं मालूम है। सपोज कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर एक्स है, उसको मेरे को पेमेंट लेना था, उससे मेरे को चेक दिया क्रॉस करके कि हाँ भाई, क्यों, उसको जानना है कि किसके अकाउंट में जानना है। उससे मेरे को पैसा लेना था 10,000 का, उससे मेरे को क्रॉस साइन करके दे दिया, पर मेरे को है ना मिस्टर वाई को पेमेंट करना था 10,000 का। तो मैंने क्या किया, एज इट इज चेक, नाम तो लिखा नहीं था बट मैंने मिस्टर वाई को दे दिया वो चेक। मिस्टर वाई ने अपना नाम लिख के पे में मिस्टर वाई अपना नाम लिख के अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। बाद में पे चेक क्लियर हुआ तो मिस्टर एक्स को मालूम गिरेगा कि ये हीरेन के अकाउंट में नहीं गया, बट किसके अकाउंट में गया, मिस्टर वाई के अकाउंट में गया। बस उसको खाली उतना ही कंसर्न है कि भाई जिसके अकाउंट में गया खाली मुझे मालूम गिरेगा कि किसके अकाउंट में गया, इसलिए क्रॉस चेक करता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, पेई अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे जनरली ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं कि भाई यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेक है, यही पर्सन के लिए चेक है, बाकी किसके लिए भी चेक नहीं है, मतलब वही उसके अकाउंट में जाएगा, दूसरे अकाउंट में नहीं जाएगा। मतलब मैं आगे किसको पास आउट नहीं कर सकता हूं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पे। देखो 1 सेकंड पढ़ता हूं। अ क्रॉस अकाउंट पेई चेक इज सिमिलर टू द क्रॉस चेक। इन दिस टाइप ऑफ चेक स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक and the amount is credited to his specific account only. When 2 parallel lines across the check are drawn with the word accounting payee only, it's called as a cross account payee check. समझ में आया? सो ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के आपके चेक। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं वीडियो को। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में अपन कंटिन्यू करेंगे चैप्टर्स को, जहाँ पे एक्चुअल में डिस्कस करेंगे जो चैप्टर का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, चैप्टर का नाम है जो होगा आपका जनरल। ठीक है, सो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इफ यू स्टिल डाउट रिगार्डिंग द एनी कंसेप्ट, प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दीजिए, कमेंट के अंदर लिख दीजिए, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं, कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए कि सर मुझे ये डाउट है, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।